समझ में आया? अच्छा, इसमें और भी बहुत, जैसे इनसबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के का जो गोल है उसको प्राथमिकता देना, उसके इंटरेस्ट में काम करना, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में। तो इनसबऑर्डिनेशन मतलब नीचे करना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखना, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना। क्लियर? और भी कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया उसमें 14 प्रिंसिपल में? इक्विटी मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रेड, रिलीजन, लैंग्वेज, किसी के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करना एम्प्लॉइज के पीछे। ठीक है? और पूछो कुछ, उस पर भी पूछना है। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट के लोग, जितने भी टीम, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सब एक दिशा में काम करें, क्योंकि सभी लोग एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन अलग अलग गोल को अचीव करने के। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो एक गोल को अचीव नहीं कर पाएगा और वो किसी गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है? डिवाइडेड एफर्ट है, राइट? जब हम एक दिशा में काम करते हैं तो हम उस लक्ष्य को, तो जितना भी डिपार्टमेंट है, जितना भी ग्रुप है, जितना भी यूनिट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, सभी का एक ही लक्ष्य और उसी लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ सबका ध्यान रहे, तो उसको हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। एक दिशा में सबका एफर्ट लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब वन बॉस वन सबऑर्डिनेट। स्केलर चेन का मतलब फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, जहां हर किसी को लूप में रख करके ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे आना है। अगर इमरजेंसी कम्युनिकेशन है तो गैंग प्लान कम्युनिकेशन यूज करके इमरजेंसी कंडीशन में वो डायग्राम बनाना मत भूलना। जहां जहां डायग्राम बना सको एक पेंसिल लेके जरूर आना, पेंसिल और रबर रखना, ठीक है? जहां जहां भी मन करे ना, वहां अगर दिमाग में कुछ क्लिक करे कि डायग्राम मतलब क्या, यहाँ पे हार्ट लंग्स तो बनाना नहीं है आपको, तो बहुत क्लिष्ट कोई डायग्राम नहीं है, जो तुम्हें आता है ना। जैसे मान लो तुमको लिखना है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल्ड, सिंपल, ठीक है ना? अगर ये पूछता है तो हेनरी फ्योल्ड्स 14 प्रिंसिपल, लाइन ऐसे, ठीक है? उसमें लिख देना 14 प्रिंसिपल। उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करना, जगह भी जाएगा, सुंदर भी लगेगा, आपका नोटबुक भी सुंदर लगेगा, आपका स्पेस भी कवर करेगा। जो आपका मेजर इश्यू होता है कि स्पेस को भरे कैसे, तो क्वेश्चन को रिपीट करके लिख देते, वो सब मत करना, ये करना, ये ज्यादा सुंदर बनाएगा, ठीक है? और थोड़ा साफ साफ आंसर लिखना। हैंडराइटिंग खराब भी होगा तो चलेगा, आंसर साफ होना चाहिए। तो स्केलर चेन हमने डिस्कस किया। और कुछ पूछना उसमें? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, यानी कि सैलरी शुड बी फेयर वेजेज। फेयर वेजेज का मतलब होता है जिसमें आपके बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके। सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट और नीड कैन बी फुलफिल्ड। देखो, नीड तो अनंत है ना, हमें पता है, इच्छाएं अनंत होती है, तो सारी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए तो नहीं पे कर सकता है, और किसी को भी कितना भी पे करो तो कुछ ना कुछ खाली रह जाता होगा, यस। लेकिन जो सब्सिस्टेंस है, जैसे कोई बीमार हो गया तो इलाज कर सके, भोजन कर सके, सब टाइम का, घर में जो जरूरत की चीजें वो आ सके, तो फेयर वेजेज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी हर जगह का रहने का खर्चा अलग अलग, गांव में थोड़ा कम होता है, बाहर में थोड़ा ज्यादा होता है, इससे बड़े शहर में जाओगे तो और खर्चा होगा। तो सब्सिस्टेंस जो एक्सपेंसेस है उसका केयर रखा जा सके, इसीलिए उसको फेयर वेजेज पे किया जाना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय फ्री होकर के काम पे फोकस कर सके। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? क्या हो रहा है वहां पे तुम्हारे आगे वाले बेंच पे? क्या हो रहा है? क्या पढ़ रहे हो? और मैं क्या कर रही हूँ? पूछो, कुछ पूछना है तो दे आर आस्किंग। और अगर सब आता है तो रिवीजन करो घर जाकर के। हाँ, सब आता है तो रिवीजन, सेल्फ स्टडी का टाइम है ये, खुद से पढ़ो। अगर सब आता है तो, कुछ बाकी है, कुछ डाउट है तो पूछिए। यस, अब और कुछ इसके अलावा चले क्या? हेनरी फोल्ड से बाहर चले क्या, या अभी रुके? हो गया या चलते हैं, उस पे चलेंगे। बिहेवियरल उससे पहले बता दिया, मैं उससे पहले थोड़ा ब्रश अप करना चाहती हूँ आप लोगों को। क्या? बिल्कुल अपने ही लैंग्वेज में लिखना चाहिए, इतने सीनियर स्टूडेंट तुम लोग, नर्सरी एलकेजी के बच्चे थोड़ी ना रट के लिखोगे। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्या था हम लोग? इसका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में 5 ही पॉइंट थे। डिवीजन ऑफ वर्क सब में है, काम को सिंप्लीफाई करके एलोकेट करना। उसके बाद हायरार्की एंड ऑथोरिटी, यानी कि क्लियर कट पावर होना चाहिए, और जो भी पावर है या ऑथोरिटी के हिसाब से मार्किंग होना चाहिए कि कौन किसका जूनियर है, किसके नीचे कौन काम कर रहा है, ताकि आप अच्छे से डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी कि क्लियर कट पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए जो गाइडलाइन की तरह काम करेगा एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद इम्पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कोई भाई भतीजा बेटा नहीं,
ऑल आर कनेक्टेड प्रोफेशनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर आप जो भी है लेकिन अंदर आपका प्रोफेशनल रिलेशन है। ऑफिशियल रिकॉर्ड भी था इसमें। ऑफिशियल रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, यानी फ्यूचर में जब आपको जरूरत पड़े तो आप देख सकेंगे पीछे जाकर के कि हमने पुराने बार जब पिछला प्रोजेक्ट किया था तो कितने लोग लगे थे, कितना बजट एलोकेट किया था, कितना टाइम लगा था, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अब कितना होगा। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड, और ऑफिशियल रिकॉर्ड इसलिए भी बेयर किया जाता है ताकि आपके पास जो कुछ भी आपने खर्चा किया, मान लो और किसी को दिखाना हो कि मेरा ये एक्सपेंसेस है या मैं यहाँ विजिट किया, तो यू कैन डिफेंड योरसेल्फ। कभी आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप डेटा दे करके उसका मुंह बंद कर सकते हो। तो इसलिए भी जरूरी, क्योंकि आप अपने पैसे का तो काम नहीं कर रहे हो, ऑफिशियल एक्सपेंसेस कर रहे हैं या फिर ऑफिशियल कहीं साइट पे विजिट कर रहे हैं, तो आपके पास एक डेटा होना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, राइट। इससे आप डिफेंड भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग एल्टन मायो पे। एल्टन मायो को बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच, राइट, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया था। इससे पहले मैनेजमेंट में जितना भी हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी पढ़ा, all classical theory are milestone in management, लेकिन they didn't talk about human resources, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। यहाँ पर एल्टन मायो ने इस पर ध्यान दिया कि हम लोगों ने अब तक जो कहा वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट मिस आउट हो रहा है जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। हाउ कम? क्योंकि ये सोचता है, फील करता है। अगर ये नहीं काम करेगा तो आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर धरा का धरा रह जाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इनसे कैसे काम करना है, ये कैसे खुशी खुशी काम करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कुछ, जो आपको पता है ना, पॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने 4 तरह का। सबसे पहला तो उसमें इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करके देखा गया, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आया। फिर फर्दर इम्प्रूव, सुनो ये नहीं था लाइट, मान लो मैं ये लाइट एक सिंबल था, आई एम जस्ट वांटेड टू टेल यू कि लाइट इज, यहाँ पे लाइट हम एकदम ऑफ कर दे और आपको बोले लिखिए, ठीक है ना, आप पूरा हेनरी फोर्ड का 14th प्रिंसिपल हमको सुंदर हैंडराइटिंग में लिख के दिखाइए, दिक्कत होगी या नहीं होगी? होगी दिक्कत, राइट। लेकिन हमने इतना रोशनी कर दिया, इतना सफिशिएंट है, 2-4 रोशनी और बढ़ा देंगे तो और सफिशिएंट हो जाएगा, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद हम और 10 गो मरकरी लगा देंगे, तो कुछ बढ़ेगा क्या प्रोडक्टिविटी में? नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर बिलो है इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बिलो नॉर्मल कंडीशन है, तो उसमें इंप्रूवमेंट लाने से प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन फर्दर अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर इतनी अच्छी धूप है लेकिन हम लाइट जला के, स्ट्रीट लाइट जल रहा है, तो क्या उस स्ट्रीट लाइट का उस समय कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी लाइट, उसको ऑफ करने का टाइम आ गया, रात में उसका इंपॉर्टेंस है जब अंधेरा है। तो यही बोला जाता है कि एक बार जब आप नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं, तब फर्दर उसको इंप्रूव करने में कुछ खास असर नहीं पड़ता प्रोडक्टिविटी में। लेकिन जब नीचे है तो उसको इंप्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये इल्यूमिनेशन इफेक्ट था। उसके बाद था कि ग्रुप में आप क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, क्या, या असेंबली टेस्ट रूम, राइट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसमें क्या था कि सुपरविजन थोड़ा इजी कर दिया, वर्किंग इंटरवल थोड़ा सा वर्क इंटरवल बढ़ा दिया, वर्किंग जो पूरा का टाइम है, टेन्योर है, उसको शॉर्ट कर दिया, इनफॉर्मल रिलेशन अलाउ किया, बातचीत अलाउ किया लोगों के बीच में, सुपरविजन एकदम फ्री हो गया, और यू कह सकते हो कि इजी, जहां पे आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्टिंग सुपरविजन हो गया। तो क्या देखा गया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा, यानी कि स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में, बहुत ज्यादा लंबा वर्किंग आवर में लोग इतना काम नहीं करता है जितना कि अगर हम उसको फ्रीडम दे, फ्लेक्सिबिलिटी दे, कम वर्किंग आवर में, वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। समझ में आई है? उसके बाद मास इंटरव्यू था। मास इंटरव्यू में उनको इसी के बारे में पूछा गया कि हाउ डू यू फील, इस तरह के एटमॉस्फेयर में काम करने से आपको कैसा लगा? तो उनका भी पॉजिटिव आंसर था कि ये ज्यादा अच्छा था हमारे काम के लिए वनस्पति जो हम अब तक करते आए, ठीक है। उसके बाद एक क्लास था ऑब्जर्वेशन, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन मेथड। वहां पे ऑब्जर्व किया गया, वहां पे कुछ क्या नहीं गया, 14 लोगों का ग्रुप बना करके ऑब्जर्व किया गया कि ये लोग कैसे काम करते हैं जब इनके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है, ठीक है ना, वहां एकदम फ्री छोड़ दिया गया, एंड दैट ग्रुप आल्सो परफॉर्म्ड वेल। तो इस चारों एक्सपेरिमेंट का उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पैसे और टेक्नोलॉजी के यूथ से पैसा कमाने के लिए नहीं जाता है। हर एक लोगों का पर्पस पैसा कमाना होता है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ यही पर्पस नहीं होता है,
क्योंकि लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनका अपना मेंटल और जो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स है वो भी फुलफिल होता है, राइट। तुम लोग यहाँ आते हो तो दोस्त बने, ठीक है, छुट्टियों के दिन किसी का बर्थडे होता है तो कहीं जाते हो दोस्त के साथ घूमने फिरने, डिनर करने कहीं जाते हो, अगर वो दोस्त हटा दे तुम्हारे लाइफ से, माइनस कर दे, तो क्या होगा, वो अच्छे अच्छे दिनों में भी तुम मिसिंग फील करोगे कि कुछ तो मिसिंग है ना, अकेले बैठा हूँ। ठीक है, अकेले बैठने वाला आदमी भी कुछ खास दिनों में अपने फ्रेंड्स को या सोशलाइज होना चाहता है, ठीक है ना, अपने ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता है। तो सेम थिंग कि ऑफिस में लोग सारे पर्पज से आते हैं और सारा पर्पज सॉल्व होता है। तो अगर आप बात करना अलाउ नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं कर देंगे तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है। दूसरा है कि वो लेआउट कर देगा, इनफॉर्मल ग्रुप्स आर मोर इम्पोर्टेंट, है ना। फॉर्मल है आई हमारा तो जो टाइम है उस टाइम से आएंगे, उस टाइम से जाएंगे, हमारा 4 क्लासें करेंगे चले जाएंगे। नो, इनफॉर्मल की ठीक है मैम नहीं है तो मैं जाती हूँ, ठीक है ना। इनफॉर्मल की बच्चों को हो सकता है थोड़ा सपोर्ट की जरूरत हो, तो अभी जाकर के एक बार पूछ लेते हैं कि कुछ और जरूरत है क्या, कुछ और जानना है क्या, राइट। ये क्या होता है, ये हमारा अपना म्यूचुअल रिलेशन है, राइट, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें ज्यादा कारगर होती है ऑर्गेनाइजेशन में, रादर देन जो आपका स्ट्रक्चर्ड अपॉइंटमेंट लेटर है और उसके हिसाब से काम करना, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फायदा नहीं है। वो तो बस एक गाइडलाइन की तरह आपको दिया जाता है कि आपको एटलीस्ट ऐसे तो करना ही है, ठीक है। तो उन्होंने उसका कंक्लूजन इस तरीके से निकाला था, और भी बहुत सारे कंक्लूजन होंगे, कुछ 8-10 पॉइंट मेरे ख्याल से उसमें है। हाँ, तो सुपरविजन कैसे नॉर्मल रखना चाहिए, इनफॉर्मल ग्रुप्स को फ्रीडम अलाउ करना चाहिए, कम्युनिकेशन से क्या बेहतर होता है, दीज आर द पॉइंट्स। लीडरशिप को एग्जाम्पल, यस, हाँ, लीडरशिप जिसको मैं बोल रही हूँ कि मैनेजर को लीडरशिप ऐसा होना चाहिए कि वो एग्जाम्पल सेट करे, ऑटोक्रेटिक या बहुत कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनको हमने कहा कि फादर ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट। अब इसी के सपोर्ट में 3 और लोग आए जिसमें आप लोग पूछ रहे थे कि बिहेवियरल नहीं समझ में आया, सब ये आ सकता है ये सब, क्योंकि इस बार बहुत कुछ पूछा। सुनो, FW टेलर आ सकता है अगर पिछले बार वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा तो, ठीक है। मतलब अब आ सकता है मैं बोलूं दैट मीन्स नहीं कि सिर्फ वही पढ़ के जाओगे, मैंने अभी रिवीजन सारा का पॉइंट सारे याद रखो, जो भी आएगा उसको एक्सप्लेन कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। अब FW टेलर आने का चांसेस है, मास्लो आ सकता है क्योंकि वो फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लानिंग है ना तुम्हारा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पूरा तो है नहीं तुम्हारा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और दैट्स इट, सब है तुम्हारे में, सब नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो सब जानते हैं हम प्रोसेस में, लेकिन डिटेल में आपको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ही पढ़ना था। उसके बाद पॉलिसीज, प्रिंसिपल ये पढ़ना था, डिसीजन मेकिंग पढ़ना था, राइट। डिसीजन मेकिंग तुम ही लोगों को पढ़ना था, डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह मैंने पढ़ाया होगा शायद तुम लोगों को। बस उतने ही पढ़ के जाओ, उतने में से ही आएगा, उतने में से ही आएगा। जो शुरू का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल, प्लान, पॉलिसीज, टाइप्स ऑफ प्लान, ये सब मिस मत करना, पढ़ना, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्लान मैंने आपको बताया था, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड फाइनली कॉन्टिंजेंट प्लान, है ना। ये सब डायग्राम वगैरह बना देना आए तो, ठीक है ना। ओके, तो बिहेवियरल में आते हैं, मास्लो थ्योरी था। मास्लो थ्योरी में सिंपल है, डायग्राम बनाओ ऐसे करके, शुरू होता है फिजियोलॉजिकल, यार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो सबसे ऊपर है, हम पहले सीढ़ी पे चलेंगे तब तो ऊपर जाएंगे। मैं नीचे से मैं बोल रही हूँ, नीचे से इसलिए क्योंकि हम लोग हमेशा नीचे से ही ऊपर जाते हैं ना, इसलिए नीचे से। तो साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारे बॉडी के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी होता है, इतना याद रखो, ठीक है ना। फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल, फिजिकल से फिजियोलॉजी बना है, तो जो हमारे फिजिकल नीड्स का ध्यान रखे, तो यहाँ पे भूख, प्यास, नींद, ये सब आया, राइट, फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स के बाद हम गए तो सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी मतलब पेट वेट भरा हुआ तो हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जहाँ पे इंश्योरेंस, जहाँ पे अच्छा घर, जहाँ पे बैंक बैलेंस की थोड़ी चिंता होती है कि फ्यूचर हमारा सिक्योर होना चाहिए। इस दोनों से आगे बढ़े तो सोशल नीड्स, सोशल नीड्स अब आया कि सोशल नीड्स क्यों जरूरी है, क्योंकि वो माइंडसेट से रिलेटेड है। आपके ग्रुप होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, गांव भर में लोग, फैमिली के, हाँ, ग्रुप का जो नीड ऑफ बिलोंगिंग, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बाहर तुम्हें बिहार के लोग मिलेंगे तो तुम्हें उनको देख करके अपनापन महसूस होगा।
होगा ना, खासकर तो तुम्हारे गांव से होगे तो और ज्यादा अपनापन महसूस होगा, गांव में लड़ते झगड़ते होगे, लेकिन बाहर मिलेगा तो बहुत ज्यादा दोस्ती हो जाएगी। ये होता है बिलोंगिंगनेस, एक जगह से बिलोंग करने का जो एक होता है, इसको सोशल नीड्स बोलते हैं। सोशल नीड्स इज नेसेसरी फॉर आवर मेंटल हेल्थ, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम साइकोलॉजिकल नीड्स में, नीचे के दोनों नीड्स को बेसिक नीड्स बोलते हैं और इन तीनों को हम सेकेंडरी नीड्स बोल सकते हैं, हायर नीड्स बोल सकते हैं। तो सेफ्टी नीड्स हो गया, सॉरी सेफ्टी का सोशल नीड्स, और सोशल के बाद क्या हो गया, स्टीम नीड्स। अब हमारा ग्रुप तो है लेकिन ग्रुप में मेरी अच्छी पहचान हो, ग्रुप में लोग मुझे महत्व दो, मुझसे पूछे, मुझसे सलाह ले, मैं जाऊं तो लोग पूछे कह रहे तुम्हारा बेटा अमेरिका कहाँ कब गया, कितना पैसा कमाता है, कितने पैसे महीना भेजता है, कितना बड़ा घर खरीदा है, कितनी बड़ी गाड़ी खरीदी है। ये मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है और ये इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब ये इंटेलेक्चुअल नीड्स भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जिससे आपको लगे आपका ईगो जहां पे सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना, उसको हम स्टीम नीड्स। और सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे एक आदमी अपने सारे पोटेंशियल को यूज कर लेता है। आप कह सकते हैं नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल, ठीक है ना, उसने क्या किया, अपनी सारी ताकत लगा दी उस भाला फेंकने में, ताकि वो उसे लगता है कि कुछ छूट ना जाए, राइट, रह ना जाए जो मुझे करना है। हो सकता है उसको आगे और भी बहुत कुछ करना हो, लेकिन ओलंपिक मेरे ख्याल से ऐसे स्पर्धा में सबसे बड़ा अवार्ड है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स के लिए, इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए, राइट। तो क्या हो गया कि उसने क्या किया, अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज कर लिया था उस समय, ताकि उसे लग रहा था कि मैं इसी पर्पस से आया हूं, कम से कम ये तो करके जाऊं, है ना। और उसके बाद देखो एक भाला के साथ कैसे वो पूरा देश पे छा गया और दुनिया पे छा गया, राइट। तो ये होता है क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आप एकदम से एक्चुअलाइज करोगे कि आपको भगवान ने किसी पर्पस से भेजा है, यानी आपका जन्म यहाँ पे इस धरती पे किसी कारण से हुआ, जो भी कारण रहा हो, आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। जो जितनी जल्दी समझ लेता है इस वजह को, वो उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाता है। बहुत कम परसेंटेज है जो वहां तक पहुंच पाते हैं, लेकिन पहुंचते हैं, राइट। चलो सेल्फ एक्चुअलाइज, अच्छा बहुत लोगों के लिए ये सारे बीच की सीढ़ियां नहीं आती है। जैसे हम कह सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के लिए ये सारी सीढ़ियां नहीं थी, उनको उनका जो बेसिक नीड्स फुलफिल होने के बाद उनको सीधा अपना पूरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही दिखता था। उनको ग्रुप से, उनको सोसाइटी से, मतलब सोशलाइज होने से, सोसाइटी से उनको मतलब था क्योंकि उन्होंने जो भी किया सोसाइटी के लिए ही किया। लेकिन सोशल होने से, इन सब चीजों पे पैसा जमा करने से, ईगो सेटिस्फाई करने से, किसी चीज से उनको मतलब नहीं था। उनको था कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या क्या कर सकता हूँ अपने क्षेत्र में जिसके लिए मैं आया हूँ, राइट। अब मास्लो थ्योरी पता चल गया। हाँ, मास्लो थ्योरी को क्रिटिक से पूछ सकता है, ठीक है ना, कि इसके क्या ड्रॉबैक्स है। कह सकते हो कि नीड्स आर ओवरलैपिंग, ठीक है ना, एकदम क्लियर कट नहीं है, जैसे ही एक नीड्स सेटिस्फाई होने लगता है दूसरा नीड्स आ जाता है, ठीक है ना। सो इट्स आर ओवरलैपिंग, नो नीड्स कैन बी फुल्ली सेटिस्फाइड। कोई भी नीड आपका पूरा अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं होता है और दूसरा नीड्स आ जाता है, ठीक है, जिसको कि मास्लो ने नहीं एक्सप्लेन किया, राइट। ओके, मास्लो के बाद आते हैं हम लोग हर्ट्जबर्ग में। हर्ट्जबर्ग थ्योरी में हम हमेशा गलती कर देते हैं। टू फैक्टर थ्योरी में क्या लिख देते हैं बताओ? हाँ, लेकिन हम अभी तक क्या लिखते आए थे? एक्स एंड वाई थ्योरी लिख देते थे ना, कभी नहीं लिखेंगे। एक्स एंड वाई थ्योरी मैग्रीगर में लिखेंगे, ठीक है ना। अब गलती मत करना, कॉलेज में जितना गलती किया चला, ठीक है ना। मैग्रीगर्स थ्योरी एक्स वाई है और ये हर्ट्जबर्ग थ्योरी, हर्ट्जबर्ग ने दूसरे तरह की चीजों पे ध्यान, ये भी बिहेवियरल थ्योरी है। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की चीजें होती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं। सबसे पहला है हाइजीन, या फिर मेंटेनेंस, या फिर डिससेटिस्फाइड, तीनों नाम इसके हैं। हाइजीन, देखो नाम कितने सोच समझ के रखा गया, हाइजीन, मेंटेनेंस या डिससेटिस्फाइड। हाइजीन क्यों? क्योंकि आपका, हाँ मैं बता रही हूँ, हाइजीन अगर हम मेडिकल टर्म में यूज करते ताकि आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहे, बैलेंस्ड रहे। यानी कि अगर वो सारी चीजें आपके डाइट से निकाल दे, या वो चीजें जो आपके एटमोस्फेयर में हाइजीनिक है उसको हम अनहाइजीनिक कर दे, तो आप बीमार रहने लगेंगे, ठीक है ना। आपको स्वस्थ रहने के लिए कम से कम इतना चीज तो चाहिए। सिमिलरली मेंटेनेंस, जो आपको मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, कम से कम मेंटेनेंस के लिए ये चीज चाहिए। या डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड क्योंकि वो रहेगा तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं होइएगा, लेकिन अगर डिससेटिस्फाई नहीं होइएगा, समझ में आ रहा है, लेकिन सेटिस्फाई भी नहीं होइएगा, मेंटेन रहिएगा। अगर वो हम हटा लेते हैं वो सारे फैक्टर्स, तो आप क्या हो जाइएगा?
डीमोटिवेट हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो मेंटेनेंस फैक्टर आर हियर टू मेंटेन द एबिलिटी टू वर्क, राइट। अगर वो हम रिमूव कर देंगे तो आप डिससेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन अगर हम वो रहने देंगे तो यू आर नॉट मोटिवेटेड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। वो जरूरी है काम करना, जैसे कि वर्किंग कंडीशन है ना, वर्किंग कंडीशन, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन जरूरी है काम करने के लिए। जैसे कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, जो भी जिस पे भी आप काम करते हैं, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, वो जरूरी है काम करने के लिए, ठीक है ना। बेहतर सुपरविजन, गुड रिलेशनशिप विद सुपरविजन, वो जरूरी है। अगर वो रहा तो आप मेंटेन रहेंगे, वो नहीं रहा तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अच्छा रिलेशन रहने से आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ना। तो दीज आर द थिंग्स जो मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। सैलरी, वेजेज टाइम पे नहीं मिलेगा तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन सैलरी आपको मंथली मिल रहा है तो आप मोटिवेटेड भी नहीं है। बोनस से मोटिवेशन होता है, इंसेंटिव से मोटिवेशन होता है, या फिर अचीवमेंट से होता है, लेकिन सैलरी इज गिव एंड टेक ना। मैं काम करता हूँ, मुझे पैसे देते हैं, मोटिवेशन की क्या बात है कोई बात नहीं है। तो सैलरी इज मेंटेनेंस फैक्टर, समझ में आ गई ये बात। और जो दूसरा चीज है, ये जरूरी है, इसको आप माइनस किसी हालत में नहीं कर सकते। माइनस किए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और आपके एम्प्लॉय बीमार हो जाएंगे, यानी काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है सेटिस्फायर या मोटिवेटर। अब ये अगर है वो तो जरूरी है, उसके बिना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चलेगा ही नहीं, तो सब जगह है। लेकिन दूसरा जो है पार्ट, ये भी अगर है तो पीपल विल एक्ट एज अ, वो उड़ते उड़ते काम करेंगे आपका, ठीक है ना, मोटिवेशन के साथ काम करेंगे आपका। 4 घंटे की जगह पे 5 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे काम करेंगे, और कभी शिकायत भी नहीं करेंगे कि मैं इतना काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेटेड है। क्यों मोटिवेटेड है? क्योंकि आपने उनको समय पे अप्रिसिएट किया, उनकी प्रशंसा की, उनके मेहनत को सराहा, ठीक है ना। आपने उनको रिकॉग्नाइज किया कि तुम इतना अच्छा काम करते हो। आपने उनको लोगों के बीच में रिवॉर्ड दिया, प्रशंसा किया। सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना भी बहुत बड़ी बात है, जबकि वो सबके बीच में दिया जाए, राइट। तो अचीवमेंट, प्रमोशन, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, ये सब क्या है? ये सब है आपके लिए सेटिस्फायर या मोटिवेटर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यही लिखना है तुमको हार्जबर्ग थ्योरी में। और मैग्रीगर्स थ्योरी, यानी मैग्रीगर ने क्या कहा था? मैग्रीगर ने कहा था कि 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं। अगेन बिहेवियरल थ्योरी, ये लोगों, ये ह्यूमन, आपको ये तो कम से कम पता है कि दीज आर ऑल आर फोकसिंग ऑन ह्यूमन एटीट्यूड, ह्यूमन बिहेवियर। क्या हुआ? क्या बात हो, बताओ। है ना, आपके ग्रुप में होगा सारे नोट्स। ओके नाउ प्लीज अभी मत बात करो, इसके बाद कर लेना बात, ठीक है, अभी मत करो। मैं क्या बोल रही थी अभी? हाँ, मैग्रीगर ने कहा था कि 2 तरह के लोग होते हैं। अब हर जगह एक मैनेजमेंट रूल नहीं चलेगा। 2 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन? एक्स और वाई, ठीक है ना। एक्स वो लोग होते हैं जो इनहेरेंटली लेजी होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं, वो फॉलोअर बनना चाहते हैं। तुम आगे आगे जाओ, हम तुम्हें फॉलो करेंगे, ठीक है ना। वो रिस्क नहीं लेना चाहते, चैलेंजेस नहीं एक्सेप्ट करना पसंद करते। हो सके तो जितना कम काम करे और जितने में काम चल जाए उसमें वो ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वाई काइंड ऑफ पीपल। वो क्या होता है कि उसको अगर रूटीन काम दे दोगे, एक जैसा काम दे दोगे, या किसी का फॉलोअर बना दोगे, तो ज्यादा खुश नहीं रहेगा, ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए? उसको चैलेंजिंग काम चाहिए, नया नया प्रोजेक्ट चाहिए, नए नए तरह का काम चाहिए, जहां दिमाग का खर्चा हो। फिजिकल लेबर से ज्यादा मेंटल उसको एक्सरसाइज करना पड़े। तो उसको, अगर वो मेंटल एक्सरसाइज करके किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी चीज को क्रैक कर जाता, तो उसको बहुत खुशी होती है, उसको बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। इतना सेटिस्फैक्शन उसको कहीं नहीं मिलता है। तो दोनों तरह के लोग हैं। अब वाई काइंड के जो लोग हैं, उन पे आप सुपरविजन करोगे, उनको कंट्रोल करोगे, या उनको रूल एंड रेगुलेशन में बांधोगे, तो वो अपने आप को बंधा बंधा फील करेंगे। दे रिक्वायर फ्रीडम, क्योंकि उनको खुद पता है कि वो किस पर्पज से या किस काम के लिए आए हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर मैच्योर। तो मैच्योर लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों काइंड के लोग हो सकते हैं, दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। अगर वैसे लोग हैं जो काफी मैच्योर है, तो उनपे टाइट कंट्रोल करोगे तो वो भाग जाएंगे। अगर ऐसे लोग हैं जो एक्स टाइप के लोग हैं, जो काम करना पसंद नहीं करते, जो रूल, जो आप इंस्ट्रक्शन दो हम कर देंगे, इस तरह के लोग हैं, तो उनके लिए अगर आपने
एकदम से फ्लेक्सिबल कर दिया, बोला तुमको जो मन हो तो वैसे करो, तो क्या करेंगे, पूरा दिन ऐसे ही गुजार देंगे, कुछ नहीं करेंगे, राइट। तो अगर दोनों सेट के लोगों के लिए मैनेजमेंट में दोनों चीज होना चाहिए, एक जगह फ्रीडम देना चाहिए, एक जगह आपको ऑप्शन देना चाहिए, पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए, और एक जगह आपको उनको सुपरवाइज करके कंट्रोल करके उनसे काम कराना पड़ेगा, और धीरे धीरे मोटिवेशन के थ्रू आप उनको और मोटिवेट करके अपग्रेड कर सकते हैं। समझ में आया एक्स एंड वाई थियरी? ठीक है। अब किसी ने प्लान एंड पॉलिसीज भी पूछा था, है ना? एक सेकेंड, प्लानिंग प्रोसेस वगैरह हाँ, वो लीडरशिप में है। तुम लोग को लीडरशिप पढ़ना है क्या? लीडरशिप नहीं पढ़ना तुम लोगों को। मैम को अनम्यूट होना पड़ेगा। ठीक है। वो रिंकू जो तुमने पूछा ना, वो ओबी का है बाबू, वो अभी आपको नहीं पढ़ना, वो अभी आपको नहीं पढ़ना। लीडरशिप नहीं आएगा अभी आपको। ओके मैम। आपके सिलेबस में भी वो नहीं है, वो अगले सेमेस्टर का चीज है। ओके, तो पॉलिसी क्या है? एक बाउंड्री है, जिसको हम बोलते हैं ना, एक बृहद बाउंड्री है, जिसके अंदर आपको सारे डिसीजंस लेना है, सारे काम करना है। ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना जाओ क्लासरूम से बाहर जाओ, जिनको नहीं पढ़ना चले जाओ बाहर। एक सेकेंड, मैं ये 1 मिनट भी यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहती किसी को डांटने में, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मुझे दिख रहा है कि वो पढ़ना चाहते हैं। तो जिसको नहीं पढ़ना आप चले जाइए बाहर, चले जाइए। ऐसे भी मैं इस क्लास का अटेंडेंस नहीं बना रही हूँ, तो अटेंडेंस के लिए मत बैठो, ठीक है ना? मैं इसलिए आई हूँ कि तुम्हें शायद कुछ जरूरत हो, लास्ट मोमेंट पूछना हो तो मैं तुम्हें बता दूं। जिनको अब जा सकते हो, इतना सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता, ये ऑप्शन है, इसको बजाओ, जाओ। बेकार में क्लास में क्यों बैठना? ओके, बाकी जो बैठे हैं शांति से उनको पढ़ने दो, ठीक है ना? जो शांति से बैठे हैं उनको पढ़ने दो, जिनको जाना है वो चले जाए बाहर। ओके, नाउ जॉर्ज आर टेरी, ठीक है? जॉर्ज आर टेरी ने क्या किया था? डिफाइंड किया था पॉलिसी को, कि पॉलिसी वर्बल मतलब शाब्दिक रूप से, रिटन, तुम भी जाओ, यू वांटेड टू गो बैक, ठीक है। पॉलिसी क्या है? एक वर्बल, रिटन और इम्प्लाइड ओवरऑल गाइड है। यानी कि क्या है? ये लिखा भी हुआ हो सकता है और ये अंडरस्टूड भी हो सकता है। लिखा हुआ आपको 10 बजे आना है, ठीक है ना? आपको क्लास में शांति से बैठना है, ये लिखा नहीं रहेगा। ये कहीं लिखा रहता है क्या? तुम क्लास में आओगे तो शांति से बैठोगे, सुनोगे, ये अंडरस्टूड है। दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड, दीज रूल्स आर अंडरस्टूड, ठीक है ना? अगर आप यहाँ बैठ के स्मोकिंग करने लगो, है ये लिखने की जरूरत पड़ेगी इसको? ये अंडरस्टूड है कि ये कॉलेज है, ये तुम्हारा क्लास है या तुम्हारे टीचर है, या तुम्हें ये सब नहीं करना है। लिखने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें लिखने की जरूरत है, जैसे आपका फी 3 महीने में आ जाना चाहिए, आपको पता हो, या फिर इतना पेनल्टी लगेगा। क्लियर है आपको कि 3 महीने या 6 महीने का टाइम, उसके बाद पेनल्टी लगेगा,
पॉलिसी है हमारा, ठीक है, जो सबके लिए यूनिफॉर्म होता है। तो एक गाइडलाइन हुआ ना सारे बच्चों के लिए कि मम्मी पापा को बता दो कि मम्मी इतने दिन तक का है, उसका हमारा इतना % फाइन लगता है, जो भी है वो सबके लिए सामान है, वो पॉलिसी हो गया। यानी एक बहुत बड़ा लाइन जिसके अंदर सबको अपना काम करना है, दैट इज नोन एज पॉलिसी। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी इम्प्लाइड, ठीक है, पॉलिसी ऐसे ही बता सकते हो तुम। उसके बाद हम पॉलिसी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब आइडेंटिफाइड पॉलिसी, टाइप्स ऑफ पॉलिसी पे चलते हैं। ओरिजिनेटेड पॉलिसी का मतलब होता है जहां से वो ओरिजिन हुआ है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट से, लोअर लेवल मैनेजमेंट से, मिडिल लेवल। देखो पॉलिसी नॉर्मली हम सोचते हैं कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर बनाते हैं, यस, जो बेसिक पॉलिसी है वो वही बनाते, क्योंकि दे आर द फाउंडर ऑफ द कंपनी। जो फाउंडर मेंबर होता है, जो स्थापना करता है, वो तो पॉलिसी डिसाइड करेगा ही। लेकिन कुछ पॉलिसीज लोअर लेवल भी बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज मिडिल लेवल भी बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? मिडिल लेवल पॉलिसी बनाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस काम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, इंप्लीमेंट करवाने के लिए कि कैसे हम इस काम को करेंगे। और लोअर लेवल बनाता है ऑपरेशनल पॉलिसी। हमने बताया था ना प्लान में, ऑपरेशनल पॉलिसी मतलब किस किस पॉलिसी को फॉलो करके ये काम हो सकता है। तो नॉर्मली पॉलिसी के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल, बट सर्टेन पॉलिसीज आर आल्सो क्रिएटेड ऑन मिडिल एंड lower level management, which is related with operational and implementation of the same policies which had been taken on the top level. Top level पे जो पॉलिसी लिया गया उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? लोअर लेवल। तो वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है। ओरिजिनेटेड मतलब ओरिजिन जहां से हुआ है, राइट। उसके बाद हम कह सकते हैं अपील्ड पॉलिसी। अपील्ड पॉलिसी यानी कि दोज पॉलिसीज जिसके बारे में आपको डाउट है, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे है, ये है या नहीं है, तो आपने क्या क्या अपील किया। कहीं पे अपील करते हैं ना हम, कहीं जब डाउट होता है तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील में ले जाते हैं, क्योंकि ये मुझे इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। उसी तरह अगर किसी पॉलिसी से आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपर्ट के पास अपील कर सकते हैं, वो आपको समझाएगा और उसका फ्यूचर मैनेजरियल एक्शन बताएगा। उसको हम अपील्ड पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है ना, जब कोई एक्सपर्ट उसके बारे में बताता है। इम्प्लाइड पॉलिसी जो अंडरस्टूड है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। एक्सटर्नल इम्पोज पॉलिसी, एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी का मतलब जो आपने नहीं बनाया है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, जो बाहर से बना हुआ है, ठीक है ना। आपके कॉमर्स, अगर जिस कॉमर्स से आपका रिलेटेड है, जो व्यापार आप कर रहे हो उस व्यापार में वो नियम है, ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एग्जिम पॉलिसी है, गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जीएसटी का पॉलिसी है, अलग अलग पॉलिसी है, राइट। अभी गवर्नमेंट का कोरोना का कुछ पॉलिसीज है कि आप इस समय आपको कैसे करना है। अच्छा, लॉकडाउन का किसी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से लॉकडाउन किया है? नहीं, मोस्टली ये इम्पोज है, गवर्नमेंट ने बोला अब तक लॉकडाउन रहेगा। अब आप 50% अटेंडेंस के साथ खोल सकते हैं क्लास, अब आप कंप्लीट खोल सकते हैं, आप कंप्लीट बंद कर सकते हैं, वॉट एवर डिसीजन। ये क्या है? एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी, ठीक है। सारे पॉलिसी को बस एक बार पढ़ के जाना। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से आप पॉलिसी को इन्फॉर्म करते हैं, लोगों तक बताते हैं। तो कुछ लिख करके, कुछ न्यूज लेटर में लिख करके, कुछ आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है कि हमारा कंपनी का क्या क्या पॉलिसी है, बुलेटिन्स में लिखा होता है, नोटिस बोर्ड पे भी लिखा होता है कई जगह। जैसे जगह बहुत जगह तुम लोग देखोगे कि धूमपान निषेध, ठीक है, इस एरिया में धूमपान आप नहीं कर सकते, वो भी एक पॉलिसी। अगर आप करेंगे तो आपको पकड़ लेगा। मेट्रो में जाएंगे तो थूकना मना रहता है, पकड़े जाने पे आपको 500 रुपए का फाइन लग सकता है। तो रिटन पॉलिसी है, ठीक है ना। इम्प्लिसिट पॉलिसी अगेन, जिसको फिर मैंने अभी मौका दिया था जाने का, ठीक है ना। नाउ फंक्शन के बेसिस पे कौन कौन से पॉलिसी होते हैं? तो सिंपल फंक्शन के बेसिस पर, जितना फंक्शन जानते हो, क्या क्या जानते हो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शन होता है, ये फंक्शंस तुम लिख सकते हो। जैसे लिखा था ना क्वेश्चन था ना, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मार्केटिंग, स्टाफिंग, प्रोडक्शन, फिनेंस। और सिंपल स्टाफिंग मत लिखो, पर्सनल लिखो, ठीक है। तो मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फिनेंस एंड पर्सनल, इतना 4 फंक्शन तो सबको मालूम है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड पॉलिसी भी होता है ना, मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग पॉलिसी, ठीक है। स्टाफिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इंक्रीमेंट से रिलेटेड कौन सा? पर्सनल पॉलिसीज। फिनेंस, पैसे, कैश फ्लो, फंड फ्लो, उसके बाद बैलेंस शीट, इससे रिलेटेड फिनेंशियल पॉलिसीज। एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन पॉलिसीज। बस
ठीक है, कर लोगे यार? ओके, और कोई कंफ्यूजन किसी और टॉपिक पे? प्लानिंग पॉलिसीज पढ़ के जाना, ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के जाना, ठीक है ना, इन सबको मत छोड़ना। और तीनों थ्योरी और बिहेवियरल ये सब रिवीजन करके जाना। समझ में आया? इन सबको मत छोड़ना। दी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा पढ़ लेना, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स नहीं पूछता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट समझ जाना। क्या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, किसी को याद है? टॉल होता है या नैरो भी बोलते हैं, वाइड होता है। हाँ, नैरो एंड वाइड याद रखना है, टू टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक आदमी कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, यही है स्पैन मैनेजमेंट। ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लाइन, स्टाफ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और हमने बताया था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और एक और टाइप बताया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो। फंक्शनल तो बोल चुकी मैं, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी तो हो गया, और बताओ एक और था, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, कमिटी एंड फंक्शनल और लाइन एंड स्टाफ से पहले क्या था? लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ये भी था। क्लियर, वेरी गुड। लाइन एंड स्टाफ से पहले सिंपल एक था लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कोई स्टाफ अथॉरिटी नहीं होता है। लाइन स्टाफ अथॉरिटी का मतलब सजेशन देने वाला, लाइन अथॉरिटी का मतलब जो कमांड कंट्रोल ऑर्डर देता है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी कुछ और पूछना है या हो गया? हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। कल मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कल मैं वहां रहूंगी।